नमस्कार, सुस्वागतम। स्वर्णिम भारत श्रृंखला के पहले भाग में आज का विषय है भारत खंड का निर्माण। और इस विषय में हम देखने वाले हैं कि हमारे देश की भौगोलिक निर्मिति कैसे हुई। ठीक है, तो हमारे देश की विशेषता और विभिन्नता उसके निर्माण प्रक्रिया से ही दिखती आ रही है, जो हम भारतीयों को अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए हमेशा ही प्रेरित करते आ रही है। इसीलिए इस विषय को स्वर्णिम भारत की श्रृंखला में सम्मिलित किया गया है। तो हमारे देश की निर्मिति कैसे हुई, ये जानने हेतु हमें हमारे कालचक्र को कुछ करोड़ वर्ष पहले घुमाना होगा। तो आइए चलते हैं समय की यात्रा पर। समय की अंतहीन यात्रा करते हुए हम पहुंच गए हैं आज से 27 करोड़ वर्ष पहले। हमारे ग्रह पृथ्वी को अस्तित्व में आके 4 अरब 20 करोड़ वर्ष हो चुके थे। अभी भी यह ग्रह तपते हुए गोले के समान था। पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा और ज्वालामुखीय गतिविधियां सक्रिय थी, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी का ऊपरी पृष्ठभाग ठंडा होता गया और आज से 27 करोड़ वर्ष पहले ठोस भूमि में परिवर्तित हो गया, जिसके आजू बाजू पानी ही पानी था। पृथ्वी का मानचित्र जो आज हमें दिखता है वो कुछ करोड़ वर्ष पहले बिल्कुल भिन्न था। आज के सारे देश जो एक दूसरे से कुछ अंतर रखकर स्थित है, वो किसी समय में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अल्फ्रेड वीजनर, जो कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उनके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट खंडीय स्थानांतरण के सिद्धांत के अनुसार 27 करोड़ वर्ष पहले भूमि का एक ही टुकड़ा अस्तित्व में था और आज के सारे देश उसी महाखंड में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस महाखंड का सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। अल्फ्रेड वीजनर का मानना यह था कि आज के देशों की आकृतियां, आज के सारे देशों की आकृतियां सिकुड़कर एकत्र की जाए तो वो पेंजिया महाखंड की तरह ही दिखेगी। इस एकमेव महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का अस्तित्व था। एक और जहां इस भूमि के ऊपर अनेकों जीव पल रहे थे, वही दूसरी ओर इसी भूमि के नीचे आंतरिक गतिविधियां भी हो रही थी, जिसके कारण पेंजिया का रूप भविष्य में बदलने वाला था। आंतरिक भूस्तरीय गतिविधियों के कारण पेंजिया महाखंड आज से 20 करोड़ वर्ष पहले 2 भागों में टूट गया। एक खंड जो उत्तर दिशा में सरक गया उसे लॉरेशिया कहा गया और दक्षिण दिशा में सरके हुए खंड को गोंडवाना कहा गया। भूगर्भ में निरंतर चल रही गतिविधियों के चलते 18 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना भूखंड टूटना प्रारंभ हुआ, जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बन गए। यही स्थिति उत्तर में लॉरेशिया की भी हुई, जिससे उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीप बने। ये वो समय था जब भूमि का एक भाग अपना विशेष प्रारब्ध लेकर एक पुण्यवत राष्ट्र के रूप में जन्म लेने वाला था। आज से 9 करोड़ वर्ष पहले भूमि का एक भाग अफ्रीका खंड से अलग हो गया। मानो माँ वसुंधरा फिर एक बार प्रसूत हो गई और एक दिव्य पुत्र का जन्म हो गया। जी हाँ, अफ्रीका से अलग हुआ
वो छोटा सा भूखंड हमारा देश था। जिस प्रकार दिव्य बालक अपनी विशेषताओं के साथ वृद्धिंगत होता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार ये छोटा सा भूखंड अपनी विशेषताओं के साथ वृद्धिंगत हो रहा था। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर खंडीय स्थानांतरण, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था। सारे भूखंड एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे थे, किंतु अफ्रीका से अलग हुए इस भूखंड की स्थानांतरण की गति सबसे अधिक थी और यही उसकी विशेषता थी। 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से ये भूखंड स्थानांतरित हो रहा था। जिस प्रकार योगी की कुंडलिनी शक्ति किसी विशेष उद्दिष्ट के साथ प्रवाहित होती है, जिस प्रकार सूर्य नारायण किसी विशेष उद्देश्य के साथ प्रस्थान करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार दक्षिण में जन्मा ये छोटा सा भूखंड अपने एक विशेष उद्दिष्ट के साथ ईशान्य की तरफ बढ़ रहा था, जिसका उद्दिष्ट था एक विशेष भौगोलिक निर्माण। किंतु इस विशेष भौगोलिक निर्माण के लिए पृथ्वी को 5 करोड़ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और फिर वो समय आ गया। आज से 4 करोड़ वर्ष पहले 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ रहा ये भूखंड आशिया महाद्वीप से टकरा गया। इस भूखंडीय टकराव का परिणाम था हिमालय का निर्माण, पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु। हिमालय, महान हिमालय, प्रकृति का आशीर्वाद हिमालय, भारत का आदि पुरुष हिमालय। जी हाँ, इस हिमालय के बिना भारत अपूर्ण है। उत्तर के कश्मीर से ईशान्य के हिमाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर के ये विस्तृत हिमालय पर्वत अपने अभेद्य और अटल उद्दिष्टों के साथ शताब्दियों से भारत की रक्षा करते आ रहे हैं, न केवल उत्तरी ठंड से किंतु बाहरी आक्रांताओं से भी। ये वही हिमालय हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से निर्मित मेघों को अपनी ऊंचाइयों से रोककर यहीं भारत में बरसने को विवश करता है। परिणाम, भारत का पर्जन्य ऋतु। हिमालय के उस पार चाइना और तिब्बत में जहां ठंडा मरुस्थल बना है, वहीं हिमालय के इस ओर भारत में वर्षा अपनी चरम सीमा पर बरसती है। ये प्रकृति का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है जो भारत पर निरंतर बरस रहा है। सूर्य नारायण की प्रखर किरणें इस भूमि को कैसे तपाएंगी, जहां हिमालय जैसे पिता ने अपनी 3 कन्याओं को अखंड प्रवाहित किया हो, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय के पिघलते हुए ग्लेशियर से निर्मित ये महानदियां कई उपनदियों की जननी और अनेक जीवों की जीवनदायिनी रही हैं। जहां पानी है वहां जीवन है, और जीवन यदि भारतवर्ष में हो तो वह उन्नत और समृद्ध ही हो, ये तो प्रकृति की ही मंशा थी। परिणाम स्वरूप भारत के शरीर पर 7 महानदियों की पवित्र जलधारा अखंड प्रवाहित हो उठी। इसलिए भारत को सप्त सिंधुओं का प्रदेश भी माना जाता है। सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियां। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सान्निध्यं कुरु। जहाँ पानी है वहाँ जीवन है। भारत की इन 7 महानदियों के किनारों पर जीवन का सृजन प्रारंभ हुआ। अन्न
और पानी की विपुलता के कारण अनेकों जीव यहाँ आकृष्ट हुए, तो मानव ही कैसे पीछे रह जाता। तो इस प्रकार मानव जाति का एक विशिष्ट समुदाय इन स्थानों पर रहने लगा। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, ये समुदाय एक विकसनशील समाज के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसने और आगे चल के एक महान सभ्यता का रूप ले लिया, भारतीय सभ्यता। इस सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, इस विषय में हम आगे वाले वीडियो में अवश्य बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। किंतु यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात पर आकर्षित करना चाहूँगा, और वो ये है कि ये जन समुदाय अर्थात हमारे पूर्वज जिस भूमि पर रहे, जहाँ वो विकसित हुए, वृद्धिंगत हुए, उस भूमि को उन्होंने राष्ट्र की व्याख्या से सुनिश्चित किया था, और उस राष्ट्र को उन्होंने एक नाम से संबोधित भी किया था, और वो नाम था भारत। भारत नाम का पहला उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्ममेदं भारतम जनम। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भारत नाम का पहला उल्लेख हमें मिलता है। भारत नाम का दूसरा उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। भरणात् प्रजानाच्चैव मनुर्भरत उच्यते निरुक्त वचनैश्चैव वर्ष तद भारतम स्मृतम। इसी प्रकार वायु पुराण में भी भारत का उल्लेख है। हिमालयम दक्षिणम वर्ष भरताय नवेदयात् तस्मात् तद भारतम वर्ष नामना विदुर्बुधाः। विष्णु पुराण में किया गया भारत का उल्लेख यथा तथ्य है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। जिसका अर्थ है समुद्र से उत्तर की ओर और हिमालय से दक्षिण की ओर विस्तृत इस भूमि का नाम भारत है, और उसकी संतति जो लोग उस पर रहते हैं उनका परिचय भारतीय है। ऐसे अनेकों ग्रंथों में भारत नाम का उल्लेख मिलता है, जो ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों की राष्ट्र की धारणा प्राचीन काल से सुनिश्चित थी और स्पष्ट थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे राष्ट्र को उसका पवित्र नाम कैसे मिला, भारत। इसके विपरीत इंडिया एक ऐसा शब्द जो हमारे विचारों में और वाणी में स्वामी बन बैठा है। एक बच्चा जो अनाथ था, उसका बाहर के लोगों ने नामकरण किया, और वो बच्चा आगे चल के भविष्य में उसी नाम से परिचित हो गया। इंडिया शब्द ऐसा ही है। इंडिया शब्द का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। शब्दों के अपभ्रंश का परिणाम है इंडिया। आप सभी जानते होंगे कि सिंधु शब्द के अपभ्रंश से हिंदू शब्द बना। हिंदू HINDU। इसमें से पहला H साइलेंट होकर बना इंडू, फिर इंडू अपभ्रंशित होकर बना इंडे, फिर इंडे अपभ्रंशित होकर बना इंडिका। आज से 2300 वर्ष पहले एक ग्रीक प्रवासी जिसका नाम था मेगास्थनीस, वो इस हमारे देश में आया था, और उसने हमारे देश के ऊपर, देश के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ये शब्द जो है इंडिका, ये शब्द आगे चल के अपभ्रंशित होके बना इंडिया। दैट्स इट, फुल स्टॉप। बस इतना ही इंडिया शब्द का इतिहास है। तो इंडिया जो बाहरी लोगों ने नाम दिया,
लेकिन मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि अनाथ बच्चे को बाहर के लोग नाम दे सकते हैं, लेकिन भारत अनाथ नहीं था। इस भूमि पर रहने वाले महान ऋषियों ने इस भूमि को एक पवित्र नाम दिया था। इसीलिए इंडिया एक ऐसा शब्द जिसके पीछे कोई इतिहास नहीं, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है और जिसके उच्चारण से हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत नहीं होती, ऐसा शब्द हमारे वाणी और विचारों से हटना चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, आज से आप अपने देश का संबोधन भारत नाम से करें और ना कि इंडिया। इस प्रकार आज के इस वीडियो से हमें पता चला कि हमारे देश की भौगोलिक निर्मिति कैसे हुई और हमारे राष्ट्र को अपना खुद का नाम, पवित्र नाम कैसे मिला। भारत, भा अर्थात तेज और रत अर्थात तल्लीन। एक ऐसा देश जो अपने ज्ञान और कर्म के तेज को विकीर्ण करने में सदा ही तल्लीन रहा है। नीचे से उठकर ऊपर की ओर उत्थान करने वाला ऊर्ध्वरेता भारत, जिसका मस्तक उत्तर में सर्वोच्च शिखर से अलंकृत है और दक्षिण का महासागर जिसके चरण प्रक्षालन निरंतर कर रहा है। ऐसी पुण्य भूमि भारत राष्ट्र को हम शतशः नमन करते हैं। जय भारत।